अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू है एंडोमेट्रियोसिस। अच्छा जी, एंडोमेट्रियोसिस क्या है? औरतों के जो यूट्रस होता है, वूम कहते हैं जिसको, या उर्दू में जिसको बच्चेदानी कहते हैं, उसके अंदर जो मवाद होता है, उसकी लाइनिंग जो होती है, उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। अब एंडोमेट्रियम जो होता है, उसकी सही जगह तो बच्चेदानी के अंदर है, लेकिन इस बीमारी में वो मवाद कुछ मवाद जो होता है वो बच्चेदानी से बाहर अम, वहाँ पे मौजूद होता है। कभी-कभी वो ओवरीज़ के ऊपर होता है, कभी वो ट्यूब्स के ऊपर होता है, या पेट के अंदर डिफरेंट जो जगहें होती हैं, कभी-कभी जो मसाना होता है उसके ऊपर भी हो सकता है, आंथरों के ऊपर भी हो सकता है। तो इसमें ये है कि ये मसला कराता है जब हर महीने जब पीरियड्स आते हैं ना, हर महीने जब हार्मोन्स औरतों के इस तरह से होते हैं कि पीरियड्स होते हैं, तो वो जो मवाद जो बाहर बच्चेदानी से बाहर जो है जमा हुआ है, वहाँ से भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ठीक है? तो मुख्तसर ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। तो ये जो कंडीशन है, ये औरतों में होती है, ज़्यादातर उन औरतों में देखा गया है जो कि रिप्रोडक्टिव एज की होती हैं, यानी कि जो यंग होती हैं, जो प्रेगनेंसी के लायक औरतें होती हैं। तो कह सकते हैं कि मिड लेट टीनेज से लेकर पीरियड्स के रुकने तक इस टाइम के दरमियान जो है ना, ये बीमारी ज़्यादा उस वक्त देखी गई है। उसके अलावा ये है कि इस बीमारी में ये नहीं देखा गया कि गरीबों में या अमीरों की कोई तफरीक इस तरह से नहीं है, हर तरह के सोशल ग्रुप में हो सकती है। एथनिसिटी भी, यानी कि कोई काला है, गोरा है, चाइनीज़ है, जो भी है, ये इस चीज़ में भी कोई फ़र्क नहीं देखा गया। एंडोमेट्रियोसिस एक इन्फेक्शन नहीं है, ना ये छूत की बीमारी है कि एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाए, इस तरह से ये ट्रांसमिट नहीं हो सकती। ना कि और ना इसको कैंसर समझें, ठीक है? कुछ लोग समझते हैं कि ये कैंसर है, ये कैंसर नहीं है, ठीक है? ना ये इन्फेक्शन है, ना ये एक बंदे से दूसरे बंदे को लग सकती है, और ना ये कैंसर है, ठीक है? आगे चलते हैं जी, सिम्पटम्स। तो ऐसे मरीज़ को जिसको एंडोमेट्रियोसिस है, उसको क्या होता है? अच्छा, इन लोगों में सबसे कॉमन सिम्पटम ये है कि जब हर महीने पीरियड्स होते हैं, तो उनके जो पेट का जो निचला हिस्सा है, वहाँ पे दर्द होती है। अब वो तो आम पीरियड्स में भी होती है, लेकिन इनकी दर्द ज़रा ज़्यादा होती है, ठीक है? और इनको हर वक़्त हर पीरियड्स में इनको मुसलसल दर्द रहती है। कभी-कभी ये भी हो सकता है कि उनके पीरियड्स साथ हैवी भी हों, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। उस दर्द के अलावा कमर की जो निचला हिस्सा है, वहाँ पे भी अक्सर दर्द रह सकती है। इंटरकोर्स के दरमियान, यानी कि मियाँ-बीवी के ताल्लुक के दरमियान भी तकलीफ़ का होना, जो कि नॉर्मल बात नहीं है, ठीक है? इनमें वो भी देखा जाता है कि कभी-कभी उनमें उनको दर्द भी होती है। उसके अलावा ये है कि जो आपका मसाना है और जो आपका बाउल है, तो यहाँ पर भी समटाइम्स पेशाब में खून आ सकता है, या पखाने में खून आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आए, लेकिन ये है कि खून आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, या समटाइम्स पेशाब करते हुए, पखाना करते हुए तकलीफ़ भी हो सकती है। इतनी तकलीफ़ हो सकती है कि वो बेचारा मरीज़ निढाल हो जाता है, कि हर दफ़ा वॉशरूम जाता है वो परेशान हो जाता है कि मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है। फिर हर वक़्त ये लोग थके-थके रहते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग जो इनकी ज़्यादा होती है। उसके अलावा ये है कि ज़्यादातर केसेज़ में ये देखा गया है कि जिन औरतों में एंडोमेट्रियोसिस होता है, उनको प्रेगनेंसी होने में भी मुश्किल होती है। देखा ये गया है कि उनको बहुत साल गुज़र जाते हैं ट्राई करते हुए, लेकिन वो औरतें प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं है, कुछ औरतों को प्रेगनेंसी हो भी जाती है। लेकिन ये प्रेगनेंसी के ना होने की भी एक वजह हो सकती है कि शायद एंडोमेट्रियोसिस की वजह से नहीं हो रही। कुछ डॉक्टर तो इन मरीज़ों को ये भी कहते हैं कि अगर आप इस तकलीफ़ से निजात चाहते हैं तो प्रेगनेंसी प्लान कर लें, क्योंकि प्रेगनेंसी की मुद्दत तक ये मरीज़ बेहतर हो जाते हैं, और जब बेबी पैदा हो जाता है तो एंडोमेट्रियोसिस वापस पहले की तरह ही हो जाता है, और फिर उसी तरह दर्द शुरू हो जाती है। तो अब इसका क्या ड्यूरेशन क्या है इस बीमारी की, कब तक रहती है? ये तब तक रहेगी जब तक आप इसका इलाज नहीं करवाएँगे बेसिकली, ठीक है? कॉज़ क्या है जी? डॉक्टरों को वैसे क्लियर नहीं पता कि ये क्यों होता है, ठीक है? कुछ थियरीज़ हैं,
एक जो मशहूर तरीन थ्योरी है वो ये है कि समटाइम्स पीरियड्स होने होते वक्त जो पीरियड्स का ब्लड है वो थोड़ा सा उस मवाद को लेके जो यूट्रस की लाइनिंग वाला होता है, एंडोमेट्रियम का जो टिश्यू होता है, वो समटाइम्स बैकवर्ड्स फ्लो करता हुआ आपके एब्डोमेन के अंदर आ जाता है, जो आपके पेट वाला हिस्सा है। वैसे तो पीरियड्स का ब्लड नीचे से बाहर आ जाता है, राइट? लेकिन इस थ्योरी के हिसाब से ये है कि शायद कुछ मवाद, बहुत थोड़ा मवाद बैकवर्ड फ्लो करता हुआ पेट की कैविटी में आ जाता है और वहाँ से इधर उधर जमा हो जाता है। खैर, ये एक थियरी है, ज़रूरी नहीं है कि ये बात ठीक हो। तो कुछ आपको एक्सप्लेन करते हैं जी। नॉर्मली ये होता है कि हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पीरियड्स होते हैं औरत को, उसका एक एग तैयार होता है, जो अंडा होता है वो तैयार होता है प्रेगनेंसी के लिए, और अगर प्रेगनेंसी ना हो तो पीरियड्स आ जाते हैं दोबारा। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि हर महीने हार्मोन्स की वजह से इसी तरह मवाद तैयार होता है, जो बच्चेदानी है वो भी तैयार होती है, अंडा भी तैयार होता है, और जो बाहर वाला मवाद है वो भी हार्मोन्स की वजह से थिक हो जाता है। और उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं अचीव होती और हार्मोन्स नॉर्मल साइकिल के हिसाब से चल रहे होते हैं, तो जब पीरियड्स होते हैं तो वो उस मवाद से भी ब्लीडिंग होती है। तो इंटरनल ब्लीडिंग जब होती है तो ज़ाहिर है, क्योंकि बच्चेदानी के अंदर जो ब्लीडिंग होती है उसको खारिज होने के लिए तो एक निज़ाम है ना। लेकिन अगर आपकी पेल्विस कैविटी के अंदर जो है यहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो ज़ाहिर सी बात है वो मसला क्रिएट करेगी ना, उस ब्लीडिंग की दर्द भी होगी, उस ब्लीडिंग की वजह से इन्फेक्शन भी हो सकती है, आसपास के जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में चिपक भी सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अब एंडोमेट्रियोसिस कहाँ-कहाँ हो सकता है, इस तस्वीर को देखें, ये बच्चेदानी की तस्वीर है और साइड पे जो पिंक कलर के सर्कल हैं वो अंडादानी है, ठीक है, ओवरी है, यहाँ से अंडे बनते हैं। और ये जो ट्यूब है बच्चेदानी से अंडेदानी के दरमियान की, इसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो अंडा जो है वो ओवरी से बनकर इस ट्यूब के ज़रिए बच्चेदानी में दाखिल होता है, और प्रेगनेंसी हो जाए तो वो वहीं रह जाता है, और अगर प्रेगनेंसी ना हो तो वो टूट जाता है और सारा जो ब्लीडिंग होती है और जो मेंस्ट्रुएशन का साइकिल होता है वो जो है वजाइना के थ्रू खारिज हो जाता है। अब ये है कि ये जो नुक्ते-नुक्ते बने हुए हैं, ये मैं आपको ये शो कर रही हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस वाला जो मवाद है बच्चेदानी वाला वो बाहर की तरफ जमा हुआ हुआ है। तो ये कभी-कभी अंडादानी के ऊपर यानी कि ओवरी के ऊपर भी होते हैं, ट्यूब्स के ऊपर भी पाए जा सकते हैं, बच्चेदानी की अंदर वाली जो साइड है वहाँ पे भी हो सकते हैं। तो ये जहाँ-जहाँ पे ये पाए जाते हैं उस हिसाब से सिम्पटम्स होते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं जी, कॉम्प्लिकेशंस। तो मरीज़ ज़रूरी नहीं है आपके पास इस कंप्लेंट से है कि मतलब उसको दर्द है। मरीज़ इस मसले से भी आ सकता है कि उसको प्रेगनेंसी जो है वो नहीं हो रही। तो सब फर्टिलिटी इज़ अ कंप्लेंट, और समटाइम्स ये है कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी देखा जाता है कि जी सिस्ट बने हुए हैं, तो उससे हमें हिंट मिलता है कि एंडोमेट्रियोसिस है। सो जी, उसके बाद हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है और आपको ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया है कि हर महीने पीरियड्स के साथ गैर मामूली दर्द होती है और वो दर्द रहती है, और कमर में भी दर्द होती है, और पखाना करते हुए भी दर्द होती है, पेशाब करते हुए भी दर्द होती है, तो अगर आपको शक है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है या आपको पता है आपको एंडोमेट्रियोसिस है, तो घर में आप इक़दामात जो कर सकते हैं वो ये है कि आप पेन किलर ले लें रिकमेंडेड डोजेज़ में जो होती हैं आपके हिसाब से, और कुछ हल्दी का एक रोल बताया गया है कि 1 चुटकी हल्दी आप गर्म दूध में डाल के वो पिएँ, तो उससे भी उसकी भी जो तासीर है वो हेल्पफुल होती है। फिर ये है कि गर्म पानी पिएँ, और थर्मोस गर्म सी या जो गर्म पैक्स होते हैं, हीट पैक्स होते हैं, उनको अपने पेट के ऊपर, कमर के ऊपर रखें तो कुछ आराम आता है। डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? अगर 2-3 पीरियड्स के जो आपके साइकिल है, यानी कि 2-3 महीने रफली आपको ये सिम्पटम ऐसे चलते जा रहे हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल बात नहीं है। फिर आ जाते हैं जी, डॉक्टर क्या करेगा? सबसे पहले तो डॉक्टर आपको सारे सवाल करेगा, हिस्ट्री लेगा, आपका एग्ज़ामिनेशन करेगा या करेगी, और जो फीमेल डॉक्टर है वो आपको इंटरनली चेक करेंगी, और अगर डॉक्टर को लगता है कि एंडोमेट्रियोसिस है तो आपको गायनोकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करेंगी, और गायनोकोलॉजिस्ट अपनी समझ के मुताबिक, आपके केस के मुताबिक आपको हार्मोन ट्रीटमेंट भी दे सकती हैं, ऑपरेशन भी सजेस्ट कर सकती हैं। तो डायग्नोसिस किस तरह से होता है? एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है कि इसका कोई सिंपल सा टेस्ट नहीं है। ये नहीं है कि आप फलाना खून का टेस्ट लिख दें या फलाना विजुअल टेस्ट लिख दें तो आपको कन्फर्म हो जाएगा डायग्नोसिस। द प्रॉपर वे टू कन्फर्म
एंडोमेट्रियोसिस इज़ अ प्रोसीजर कॉल्ड लेप्रोस्कोपी, ठीक है? उससे एक कैमरे के ज़रिए आपके इंटरनल सिस्टम को सारा विजुअलाइज़ करते हैं और उसपे जब वो मवाद हम नज़र आ जाते हैं तो वो प्रॉपर डायग्नोसिस तो उस तरह होता है, लेकिन अब हर मरीज़ के साथ हम ये तो नहीं करने बैठेंगे। तो प्रॉपर डायग्नोसिस इस तरीके से होता है, लेकिन ये हर किसी में नहीं किया जाता, ठीक है? ट्रीटमेंट क्या है? अच्छा जी, ट्रीटमेंट का ये है कि सबसे पहले तो आपका हक है कि डॉक्टर आपको प्रॉपर सारा ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताए और हर ट्रीटमेंट ऑप्शन के फ़ायदे और नुकसानात आपको बताएँ, ठीक है? तो मोटी बात ये है कि 3 तरह के ट्रीटमेंट हैं। नंबर 1 ये आपको पेन किलर दे सकते हैं, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, ठीक है? नंबर 2 आपको हार्मोन दे सकते हैं और फाइनली नंबर 3 इज़ सर्जरी, ठीक है? अब आपको कौन-सा इन तीनों में से इलाज मिलेगा, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप क्या महसूस करते हैं? आपकी क्या फीलिंग्स हैं? आपकी उम्र क्या है? आपकी कंप्लेन दर्द है या प्रेगनेंसी है? क्या आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं? आप इसलिए डॉक्टर के पास आए हैं कि आपको दर्द बर्दाश्त नहीं हो रही, आप इसलिए आए हैं, ठीक है? आपको आपकी सर्जरी के बारे में क्या फीलिंग्स हैं? आप सर्जरी करवा सकते हैं, आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आपको सूट करती है, आप करवाना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आपका जिस्म है, ठीक है? और उसके अलावा ये कि आप पहले क्या ट्रीटमेंट लेते रहे हैं, अब क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो ट्रीटमेंट किस हद तक इफ़ेक्टिव था। क्योंकि कभी-कभी ये होता है मरीज़ हार्मोन्स भी ले रहा है, सब कुछ ले रहा है और फिर वो आता है डॉक्टर के पास कि भई मुझे आराम नहीं आ रहा। तो उस केस में फिर सर्जरी की तरफ जाते हैं। तो आपकी हिस्ट्री डिपेंड करती है। ठीक हो गया? और दूसरा ये कि आपकी उम्र अगर ऐसी है कि आपके पीरियड वैसे ही ख़त्म होने वाले हैं, तो फिर कोई पंगा ना ही लें। मेनोपॉज़ होने वाला है तो आपकी जान छूट जाएगी। पीरियड्स वाले साइकिल से हार्मोन्स के साथ ही ज़्यादा ये मसला एग्रवेट होता है ना। तो उसमें ये है कि सो डिफरेंट हर मरीज़ के हिसाब से उसका अपना ट्रीटमेंट प्लान होता है, ठीक है? तो पहले हम ब्रीफली बता रही हूँ, तो पेन रिलीफ़ के लिए ये है कि अगर आपको दर्द है, तो पेन रिलीफ़ के लिए आपको पेन किलर्स दे सकते हैं, उससे ये है कि सोज़िश भी कम हो जाती है और दर्द भी कम हो जाती है। फिर हार्मोन्स के ऊपर आते हैं, हार्मोन्स में भी मुख्तलिफ़ टाइप ऑफ हार्मोन्स हैं, ब्रीफली बताऊँगी। तो हार्मोन्स जो होते हैं ना बेसिकली, ये क्या करते हैं कि आपकी जो हर महीने, हर साइकिल में जो अंडा तैयार होता है, अंडा रिलीज़ होता है, वो उस प्रोसेस को ख़त्म कर देंगे, ठीक है? और उससे ये होगा कि वो जो मवाद जो है, जो बाहर जमा हुआ हुआ है, वो उस तरह से मतलब स्वेल नहीं होगा, ब्लीड नहीं करेगा, आपका साइकिल बेसिकली वो रोक देगा, ठीक है? तो नंबर 1 एक है सीओसीपी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ठीक है? जो वो वाली दवाइयाँ जो लोग अक्सर प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए भी लेते हैं, ठीक है? तो इससे ये होता है समटाइम आपके पीरियड्स भी लाइट होंगे आपको और इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है और इससे ये कि आपको पीरियड्स की दर्द भी कम होगी, पीरियड्स होंगे भी थोड़े से दिन। उसके बाद है जी इंट्रायूटेराइन सिस्टम, ये एक टी शेप की एक डिवाइस है और वो हार्मोन प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करता है। इससे भी वही उसकी भी साइंस बेसिकली यही है कि आपके पीरियड्स भी लाइट होंगे और उस वजह से आपकी दर्द भी कम होगी और कुछ औरतों के पीरियड्स रुक भी जाते हैं इसके इस्तेमाल से। तो कुछ हार्मोनल मेथड्स ऐसे होते हैं, आपको सिर्फ फॉर एग्जांपल आप ऐसे मरीज़ हैं कि आपको दर्द से निजात चाहिए, पेन किलर से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको कॉन्ट्रासेप्शन भी नहीं चाहिए, आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं। तो उस केस में ये वाले हार्मोन आपके ऑप्शंस हैं। हार्मोनल प्रोजेस्टोजेंस और टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जीएनआरएच एगोनिस्ट्स भी हैं। तो ये जो है ना, ये वाली दवाई लेने से आपको एक रिवर्सिबल मेनोपॉज़ की कैफ़ियत में आप आ जाते हैं। तो ये है कि इन मेथड्स के साथ ये है कि अगर आपको कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए तो आपको अलग से कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करने पड़ेंगे। फिर आ जाती है जी सर्जरी की ऑप्शन। सर्जरी इज़ एक्चुअली द मेन सॉल्यूशन, ठीक है? क्योंकि सर्जरी में ये होता है कि जिधर-जिधर वो टिश्यू चिपका हुआ है, वहाँ-वहाँ से वो सर्जन उसको वहाँ से उतारेगा, ठीक है? और तब एंड हो जाएगा इस मसले का। तो सर्जरी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरीज़ हैं और हर ऑपरेशन का 100% कामयाब होने की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर केस मुख्तलिफ होता है, ठीक है? तो सबसे पहले है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ये होता है छोटे-छोटे कट्स लगते हैं, कैमरे के ज़रिए ये ऑपरेशन होता है और इससे ये कि जो डॉक्टर को उस वक़्त कैमरे से नज़र आता है वो निकाल देता है उसको। और लेप्रोटॉमी ये है कि ये एक कट लगा के पेट में
थोड़ा-सा मेजर ऑपरेशन होता है लेप्रोस्कोपी के मुकाबले में। तो उसमें भी यही थ्योरी है कि आप ओपन करके मरीज़ को, तो जिधर-जिधर आपको एंडोमेट्रियोसिस का टिश्यू मिलता है, वो रिमूव हो जाता है। और कुछ ऐसे केस होते हैं कि पूरा का पूरा यूट्रस ही निकालना पड़ जाता है, या अंडादानी, ओवरीज़ या ट्यूब्स भी निकालने पड़ जाते हैं। तो अगर आपको बच्चे नहीं चाहिए, आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते, तो ये आपके लिए ऑप्शन हो सकती है। तो प्रिवेंशन क्या है जी? हम ऐसा क्या करें कि हमें एंडोमेट्रियोसिस ना हो? आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? अपनी-अपनी टेंडेंसी होती है। एज़ सच कोई ऐसी रिसर्च नहीं है कि आप कुछ करें तो एंडोमेट्रियोसिस ना हो। आउटलुक क्या है जी? अम, एंडोमेट्रियोसिस का जब अटैक होता है, तो वो कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। हर केस क्योर नहीं हो सकता, और जो लोग क्योर नहीं हो सकते, उनको रहना है इस मसले के साथ अपनी ज़िंदगी में, तो उनको सपोर्ट चाहिए, ठीक है? वो काउंसलिंग करवा सकते हैं, और जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं इंटरनेट के ऊपर या वैसे जिनको वो जानते हैं, उनके साथ इसको डिस्कस करें, एडवाइस शेयर करें। कॉम्प्लीमेंट्री कुछ थेरेपीज़ होती हैं, कुछ हर्बल ट्रीटमेंट्स होते हैं, कुछ रिफ्लेक्सोलॉजी जो है वो भी इसका एक रोल इसमें देखा गया है, होम्योपैथी का भी एक रोल है दर्द को कम करने की हद तक। फिर आते हैं जी डाइटरी चेंजेस। समटाइम्स देखा गया है कि कुछ लोग जब डेयरी यानी कि दूध, दही वगैरह अपनी डाइट से जब निकाल देते हैं और वीट निकाल देते हैं, तो उनके सिम्पटम्स में बेहतरी आती है। उसके अलावा ये कि कुछ लोग अगर ऐसा मल्टीविटामिन लें जिसमें मैग्नीशियम का सप्लीमेंट हो और विटामिन बी 1 हो, उनको भी देखा गया है कुछ केसेस में कि उनमें बेहतरी आई है। एक्यूपंक्चर भी कुछ लोगों को हेल्प करता है। लेकिन ये सारा कुछ करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना, कोई दवाई डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं लेनी, ठीक है? ओके, कुछ मालूमात मरीज़ के लिए ये है। नंबर 1 ये कि सीओसीपी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और पैचेज़ लेने से एंडोमेट्रियोसिस ख़त्म नहीं हो जाएगा, सिर्फ़ आपके सिम्पटम्स बेहतर होंगे। नंबर 2, अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो इस चीज़ की फ़िक्र ना करें कि आपकी प्रेगनेंसी ख़तरे में आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस प्रेगनेंसी को कुछ नहीं कहती, ठीक है? प्रेगनेंसी सेफ़ होती है। नंबर 3 ये कि कुछ औरतों ने ये देखा है कि रिक्रिएशनल एक्सरसाइज़ेज़ जब वो करती हैं, तो उससे भी उनके सिम्पटम्स में बेहतरी आती है। और नंबर 4 ये है कि कोई भी ट्रीटमेंट ये दावा नहीं कर सकता कि वो 100% काम करेगा। आई होप आपको हेल्प मिली इस वीडियो से। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो आपने कुछ सीखा, आपके कुछ सवालों के जवाब इसमें मिल गए आपको। आपके मज़ीद सवाल हैं तो आप बेशक ज़रूर पूछ सकते हैं मेरे से। और आई होप कि आपको फ़ायदा हुआ इस वीडियो का, और आप किसी को अगर जानते हैं जिनको एंडोमेट्रियोसिस है तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर भी ज़रूर कीजिए। If you like this video, please like, comment, share and subscribe to my channel. मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फॉलो करें, एंड इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।